देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, हम लोग आज इसको बहुत ही डिटेल में सीखने जा रहे हैं आखिर ये चीज है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि ज्यामिति आप कब से पढ़ रहे हैं तो लगभग सबके पास जवाब है कि कब से पढ़ रहे हो, 6th क्लास से ही पढ़ रहे हो। हाँ 6th। ये और बात है कि तुम हमसे 7th में मिले हो इसलिए तुमको 7th याद आया, लेकिन 6th से ही तुम्हारा ज्योमेट्री शुरू हो जाता है। ज्योमेट्री तुम 6th क्लास से ही पढ़ते हो। क्या होता है ज्योमेट्री में, क्या होता है, क्या पढ़ते हो ज्योमेट्री में? क्योंकि तो नाम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है, तो कुछ ना कुछ तो बात उससे संबंधित होगा ना, है ना। ज्यामिति से संबंधित कोई ना कोई बात तो होगा। तो जब तक पुरानी, मेरी आदत है कि हम पुराना कड़ी जोड़ के ही आगे के रूप में कड़ी जोड़ते हैं। दो कड़ी अगर आपस में, दो कड़ी है अगर आपस में जुड़ा हुआ नहीं है तो फिर एक बार एक कट्ठर कैसे बंधा जाएगा, है ना। इसलिए जब बात खुली है ज्यामिति से और ज्यामिति शब्द इसमें आ गया है तो हम इसको क्लियर किए बिना इसको चालू नहीं करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले तो ये बताओ हमको कि ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति होता क्या है? क्लियर कट डेफिनेशन तो मुझे भी याद नहीं, ठीक है, लेकिन तुमको समझाने के लिए हम इतने कह सकते हैं कि गणित का वह शाखा, गणित का वह ब्रांच, ठीक है, जिसमें बिंदुओं, रेखाओं तथा वक्रों से संबंधित नियमों को पढ़ाया जाता है, उसी को ज्यामिति। बिंदु कह दिए हैं, रेखा कह दिए हैं और वक्र कह दिए, तो वक्र में तो सब कुछ आ जाएगा। वृत्त हो चाहे आपका अर्धवृत्त हो, त्रिभुज हो, वक्र कह देने पे सब कुछ आ जाएगा। तुम लोग बंद वक्र, खुला वक्र सब पढ़े हो, है ना। तो वही कहे कि ज्योमेट्री क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है। तो गणित के जिस शाखा में, गणित की जिस शाखा, शाखा समझते हो तुम लोग, ब्रांच, जैसे एक स्कूल के भीतर जाओगे तो वहां पर उसके ढेर सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है। उसी तरह जो क्लासेस में, देखो क्लासेस आखिर गणित में भी क्यों नहीं कर दिया गणित का वो क्लास, क्योंकि क्लास में ऑर्डर होता है ऊपर नीचे 1 2 3 4, लेकिन शाखा में क्या है कि सब अलग अलग वितरित किया हुआ है। जैसे भारत का ढेर सारा राज्य है, उसी तरह से गणित का ढेर सारा शाखा है। तो गणित की जिस शाखा में बिंदु, वक्र या अनेक प्रकार के आकृतियों या अनेक प्रकार की आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, ज्यामिति कहलाता है। अब के बारे में है तो सब कुछ इसी में आ गया, के नियमों के बारे में, प्रमेय, ठीक है, बहुत कुछ होता है। के बारे में बोलने का मतलब बहुत कुछ हो जाता है। अब ये कोई किताब का स्टैंडर्ड डेफिनेशन है नहीं, मेरी समझ अभी यही बनी, मैंने लिख दिया। कोई काट के कुछ अच्छा भी लिख सकता है, सब स्वतंत्र है, लेकिन पढ़ाई हमेशा खुद के कॉन्सेंस में ही होना चाहिए। आप कितना समझ पाते हैं बस उतने होना चाहिए, ठीक है ना। ज्यादा भाषा के उलझन में फंसना नहीं। अब यहाँ लिखते हैं कि आकृतियों के नियमों, प्रमेय,
फालतू बात है, के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही ज्यामिति कहलाता है। क्या क्या बोले हैं हम? बिंदु बोले हैं, वक्र बोले तो वक्र में रेखा भी आता है, बंद वक्र, खुला वक्र, सब चीज आता है जब हम आकृति बोलते हैं तो, है ना। उसी का नियम के बारे में पढ़ा जाता है कि क्या पढ़ा जाता है कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है, काट दिया तो वो समांतर नहीं होगा। दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तीसरा तिर्यक रेखा काटता है तो संगत कोण आपस में बराबर होता है। एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। यही सब चीज पढ़ा जाता है। कुछ इसमें जो बोले बहुत एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई होता है, कुछ खास आपको कभी मिला नहीं होगा, यही ठीक है। ये सारा इस तरह का नियम जो भी तुम पढ़े वो सब कुछ किसके अंदर आता है? ज्यामिति के अंदर आता है, ज्योमेट्री के अंदर। अब सवाल ये उठता है कि अगर रेने डेस्कार्टेस नाम के कोई मैथमेटिशियन क्या कहेंगे, विचारक थे, बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे अपने टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ सोचा कि ज्योमेट्री को पढ़ने का एक और तरीका हो सकता है, और कहा यह जाता है कि उन्होंने सपना सबसे पहले देखा था ऐसा। और सच्चाई तो ये भी है ना कि दुनिया में हर इन्वेंशन आज के डेट में जो आदमी के पास है वो एक सपना से ही तो शुरू हुआ था। एरोप्लेन भी सबसे पहले किसी ने सपने में ही देखा था कि इस तरह से करके उड़ सकता है कोई चीज, है ना। देखो अब चलो उसको उतना डिटेल में उधर नहीं जाते हैं। रेने डेस्कार्टेस स्वप्न देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ज्योमेट्री को केवल ये इस ज्योमेट्री के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। असल में 6th क्लास से जो आप पढ़ते आ रहे हैं ना उसको कहता है यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड का ज्यामिति। आप लोग जिसको ज्यामिति बोलते हैं, जो अब तक में पढ़े और अभी भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया, ठीक है। ज्यामिति तो अभी 9-10 में भी पढ़ना क्या, यस 11th 12th में पीछा छोड़ देगा, तो 11th 12th में पीछा नहीं छोड़ेगा। 11th 12th में क्या होगा कि उस ज्यामिति में ये वाला ज्यामिति जाके ऐसा घुसेगा ना कि फिर जब तक जीवन में मैथ पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि बहुत ही डिटेलिंग के साथ हम लोगों को इसको, इस गुफा में अगर घुस रहे हो तो बहुत डिटेलिंग के साथ घुसो, है ना। छोटा मोटा हथियार लेके कहीं जंग पे जाना अच्छी बात नहीं है। जंग पे ही जाना है तो क्यों ना पूरा बढ़िया बढ़िया टैंक, बढ़िया बढ़िया AK-47 लेके जाए, राइफल दो का लेके जाएगा जंग पे, बेकार है क्या। टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, अपना पढ़ भी रहे हो, खलिया NCERT के भरोसे अगर जी रहे हो तो क्या जीना है वैसा। पढ़ रहा है तो फिर जब तुम टाइम दे रहा है अपना, तो जो इंडिया का बेस्ट बुक्स है उसको कंप्लीट करके हम आगे बढ़े, तो वैसा कंसेप्ट बिल्डिंग करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यूक्लिड का ज्योमेट्री ऐसा था, तो जनरली यूक्लिड का ज्योमेट्री में होता क्या था, तो जनरली यूक्लिड का ज्योमेट्री में उसका तरीका ऐसा था। अभी जो भी बात कर रहे हैं यूक्लिड के ज्योमेट्री का कर रहे हैं, ठीक है। देखो उसमें क्या होता था कि भाषा के रूप में एक प्रमेय होता था, प्रमेय से संबद्ध कोई ना कोई एक पिक्चर होता था, फोटो होता था, या आकृति का लेते हैं, आकृति आप ड्रॉ करते थे, ठीक है। आकार होता था किसी तरह का, उसका लंबाई चौड़ाई का नाप हुआ करता था, माप जिसको कहते हैं मेजरमेंट, ठीक है। थ्योरम है, उसके बाद शेप है, शेप का फिर साइज है, मेजरमेंट है। जनरली यही चीजें हुआ करती थी, है ना। प्रमेय मतलब कोई ना कोई नियम, है ना। नियम किससे संबंधित, कोई आकृति से संबंधित, आकृति के किसी माप से संबंधित, उसके साइज से संबंधित, चाहे वो
सर्वांग समता का प्रमेय होता था, या फिर कॉन्ग्रुएंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय हुआ, हम वो नहीं बोल रहे हैं। सिमिलर ट्रायंगल, अब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हो? जब पढ़ाएंगे तो पढ़ा ही देंगे हिंदी इसका कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, जब पढ़ाएंगे उस समय मेरे पास किताब होगा, हम बता देंगे। एक्चुअली हिंदी मीडियम को पढ़ाने का एक्सपीरियंस हमको 8 क्लास के रूप में कम है। 8 से 11 12 बीएससी जिसको पढ़ाया है हमेशा हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया है। तो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस है हिंदी मीडियम में पढ़ाने का। लेकिन चिंता मत कीजिए, जब टॉपिक आएगा तो वो हिंदी में हर चीज मिलेगा। तो ठीक है, प्रमेय आकृति उसका माप आपको मिलता है। लेकिन देखो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये प्रमेय जो होगा हमेशा एक भाषा में होगा, ठीक है, आकृति से भाषा में होगा, और एक बात कोई ना कोई एक फॉर्मूला के रूप में होगा, फॉर्मूला के रूप में। आकृति आप डायरेक्ट ड्रॉ कीजिएगा, वो कहीं भी ड्रॉ होगा, एक खास मेजरमेंट के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। और माप तो खैर अपने जगह पर है, वो सब कुछ इसी पे डिपेंड करने वाला है। आकृति हो चाहे माप हो, सब प्रमेय पर ही डिपेंड करेगा। प्रमेय जनरली भाषा में होता है और उससे संबंध कोई ना कोई एक फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इतनी सी बात हुआ करती थी यूक्लिड के ज्योमेट्री में। आखिर क्या नया सोच लिया रेने देकार्ते ने, जो कि मैथ का एक अलग शाखा बन गया। यूक्लिड का ज्योमेट्री मैथ का एक शाखा है, लेकिन ये जो है रेने देकार्ते का अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मैथ का एक अलग शाखा है। आखिर रेने ने क्या इसमें कर दिया, ये आखिर इतना चीज तो है ही, ये चीज छूटेगा नहीं, ये भी याद रखना। हाँ, 10th क्लास तक के लेवल में तुमको लगेगा कि अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलग है, ज्योमेट्री अलग है, ऐसा लगता है, ठीक है ना। लेकिन ये कभी भी छूटने नहीं जा रहा है तुम्हारा, ये रहेगा, ये छूटेगा नहीं। आखिर रेने ने क्या किया इसमें? प्रमेय था, आकृति था, माप था, सब कुछ था, ये सब रहेगा, लेकिन इसमें क्या उन्होंने ऐड कर दिया कि एक अलग चीज बन गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसका सवाल का जवाब आपकी किताब में मिलेगा। किताब को मैंने कहा था कि टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के आना। पढ़े थे अभी? यूक्लिड ज्योमेट्री तो ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। तो यूक्लिड ज्योमेट्री तो पहले भी 6 7 8 में भी पढ़े हैं। इसमें देखो अगर किताब में तुमको देखा जाए, तो किताब में तुम्हारा नियामक का बात होता है, नियामक ज्यामिति। चलिए ठीक है, अगर आप किताब को ठीक से पढ़ते तो अभी आप कुछ ना कुछ तो जरूर बदलते। देखिए दो चीजें इसमें ऐड हुआ है। ज्यामिति जो यूक्लिड का ज्योमेट्री था वो तो पहले से था ही, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, और अभी 9th 10th में पढ़ना भी है ज्यामिति का के, ठीक है। केसी सिन्हा का बुक लोगे तो उसमें यूक्लिड ज्योमेट्री लिखा हुआ रहेगा ज्यामिति का फर्स्ट पेज में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जब चैप्टर निकालोगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में रेने देकार्ते का नाम रहेगा, ठीक है। तो वो तो अपने जगह पे सब चल रहा है, लेकिन यूक्लिड ज्योमेट्री में क्या जुड़ा जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बराबर हो गया? वो यूक्लिड ज्योमेट्री में दो चीज जुड़ता है। एक जुड़ता है निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट। अब ये कोऑर्डिनेट क्या होता है तुरंत हम बताएंगे तो कोऑर्डिनेट्स। और दूसरा चीज जुड़ता है अलजेब्रा। हाँ, या इन शॉर्ट तुम ये कह सकते हो कि यूक्लिड ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा, यूक्लिड ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा बराबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आसान शब्दों में यही आप जानिए, अच्छा रहेगा। बोले सर कौन किताब में लिखा हुआ है? नहीं है किताब में लिखा हुआ, पढ़ा रहे हैं, पढ़ो। हाँ, जो पढ़ा रहे हैं पढ़िए। यूक्लिड ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा ही फाइनली फिर जाकर के आपको बनता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जब ज्योमेट्री को अलजेब्रा के नियमों से
अलजेब्रा के नियमों पर डाला जाता है, अलजेब्रा के नियमों के द्वारा उसको और ज्यादा क्लियर किया जाता है और ज्यादा उसको अच्छे से पढ़ा जाता है, तो फिर फाइनली उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अलजेब्रा में देखो क्या होता है कि उसमें चर अचर वाली बात हो जाती है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी अब वही सब आने वाला है। बेसिक बात यही जान लो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यूक्लिड ज्योमेट्री में एक ही तुमको अंतर नजर आएगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अचर और चर का बेसिकली एक्स वाई ये सब कहीं बहुत ज्यादा शुरू हो जाएगा। हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक है ना, चर का बहुत ज्यादा यूज शुरू हो जाएगा। अब वो चर जो यूज होता है, अलजेब्रा जो यूज होता है, अलजेब्रा के आने का एक रास्ता है और वो रास्ता है उसे कहता है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स वर्ड हम तुमको समझाते हैं, कैसे समझाएंगे बताते हैं। देखो कोऑर्डिनेट कोई अपने आप में नया चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। देखो ऐसे समझो इसको, किसी को अगर तुम लोकेशन भेज रहे हो अपने घर का, वो शहर से आया है, किसी दूसरे शहर से आया है तुम्हारे शहर, और तुम्हारे शहर के मान लो कि रेलवे स्टेशन पर वो उतरा, ठीक है ना, और तुम्हारा घर है यहाँ पर, सपोज इस जगह पे तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा हाउस। वो तुमको फोन करता है कि कहाँ हो बताओ, तुम उसको पिक करने नहीं गए हो और तुम चाहते हो कि वो आ जाए, तुम किसी काम में बिजी हो अपने घर में ही, तुम चाहते हो कि वो आ जाए। पहला ऑप्शन तुम उसको गूगल मैप पे अपना लोकेशन भेज दो, वही करता है, ठीक है, तो लोकेशन भेज दोगे तो वो आ ही जाएगा। लोकेशन क्या करता है वो बाद में बात करेंगे अभी हम, ठीक है। लोकेशन भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही है, गूगल मैप का लोकेशन, उसके बाद में आते हैं। सपोज कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, डाटा पैक उसका खत्म हो गया है, ठीक है, ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन में खूब सारा मूवी देखा और डाटा वो खत्म कर दिया। अब वो तुमको फोन कर रहा है कि बताओ एड्रेस कैसे आए, अब तुम्हें उसको बुलाना है। तुम उसको कुछ इस तरह से बुलाओगे कि देखो भैया मेरे शहर में तुम रेलवे स्टेशन से जैसे ही निकलोगे तो सबसे पहले तो एक सड़क तुमको जाता हुआ दिखेगा इधर, तो तुमको उसमें नहीं आना है, ठीक है, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ जाओ, सपोज कि दिशा इस तरह से तय है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस तरह से। तो तुम उसको ऐसा कहोगे कि देखो तुम्हारे सीधे दक्षिण की तरफ एक रोड आती है, उधर मत आना, उधर से रास्ता ब्लॉकेड है, उधर से रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना, तुम पूरब की तरफ चलना, पूरब की तरफ चलोगे तो पूरब की तरफ तुम चलना, पक्का पक्की तुम 4 किलोमीटर पूरब की तरफ चलो और जरा सा भी उसमें कम नहीं करना, 4 किलोमीटर पूरब की तरफ, ठीक है। फोन निकालो, वॉकर ऑन करो, स्टेप वॉकर, देखो उसमें तुम 4 किलोमीटर कब पहुंचते हो, ठीक है। पक्का पक्की 4 किलोमीटर तुम पूरब की तरफ चलो, उसके बाद फिर पक्का पक्की तुमको 3 किलोमीटर चलना होगा दक्षिण की तरफ आने वाला रोड में। रास्ता बहुत सारा है, बहुत घुमा फिरा के भी बुला सकते थे, लेकिन सिंपल वे में बुला रहे हैं। रेलवे स्टेशन से निकला, सीधे 4 किलोमीटर पूरब चला और 3 किलोमीटर दक्षिण चला, और दक्षिण 3 किलोमीटर चलने के बाद देखना वहां जैसे 3 किलोमीटर पूरा होगा तुमको एक घर के आगे नेम प्लेट रहेगा लिखा हुआ, और वहां लिखा हुआ रहेगा अमित कुमार मंडल। आराम से उस घर में घुस जाओ, यहाँ हम बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो सेफली चले भी आए अगर वो किलोमीटर का हिसाब ठीक से जानता है तब। नहीं जानता है, और नहीं जानता है तो छोड़ो ना, बहुत कुछ हो सकता है। तो तुम्ही को तुमको सीधे बोलना पड़ेगा भैया अगर किलोमीटर का हिसाब नहीं जानते हो तो रेलवे स्टेशन का सबसे पहला पिलर पकड़ के रखो, हम जाके तुमको लेके आते हैं, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। और पता है तुम अगर मान लो गूगल मैप पे तुम लोकेशन शेयर करते हो तो वो भी यही करेगा, लेकिन वो थोड़ा बड़े स्केल पे करता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे
वो तुम जो उसको बता रहे हो ना, तो तुम उसको बातों बातों में दो कोऑर्डिनेट्स बोल दिए। बातों बातों में तुमने उसे दो कोऑर्डिनेट कह दिया। ठीक है, कौन सा दो कोऑर्डिनेट? तो एक है 4 किलोमीटर और एक है 3 किलोमीटर। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, निर्देशांक हैं, निर्देशांक हैं ये, निर्देशांक। निर्देश देने वाला अंक ही कहलाता है निर्देशांक। जब कहीं पर अंक के रूप में निर्देश दिया जाए तो वही होता है निर्देशांक। आई बात समझ में? तो देखो, इसलिए कहा मैंने कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ भी बात आपने किया, असल में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में बात किया आपने। आपने उससे ये नहीं कहा कि देखो तुम सबसे पहले तो रेलवे लाइन के एकदम सीधा सीधी चलो, और कहने का मतलब यह है कि आपने उसे दो कोऑर्डिनेट दिया और उसके अकॉर्डिंग वो चला। यहाँ पर यूक्लिड ज्योमेट्री का यूज नहीं हुआ। यस सर। यह कह सकते हो कि सर हुआ है, अब जो कह लो, कोई खास बात नहीं है। बेसिक बात यहाँ पर यही है कि आपने उसे जो भी निर्देश दिया वो अंकों में दिया कि 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर, निर्देश अंक में दिया, इसलिए आपने उसे निर्देशांक बताया। कोई दिक्कत है? और चूंकि अभी आपको दोनों का दोनों निर्देश पता था तो 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपने कहा। थोड़ी देर बाद अगर वो भूल गया तो आपको फिर फोन करके पूछेगा कि देखो x का मान तो ठीक है 4 किलोमीटर, y का मान पता नहीं है, भूल गए, तो फिर से बोलिएगा 3 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा ज्योमेट्री है, आपको पता है कि निर्देश देने वाला अंक क्या है, तब तो वो संख्या में रहेगा। अगर कहीं पर अननोन है, जैसे कि अलजेब्रा में बहुत कुछ अननोन होता है, तो वहां पर x y का यूज धड़ल्ले से होता है, और अलजेब्रा का सारा प्रिंसिपल इसमें यूज होता है। इसीलिए हमने कहा कि यूक्लिड ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस सर। और अलजेब्रा का फॉर्मूला लगे, इसके लिए x y वाला बात होना पड़ता है, तो वहीं पर तब आगे एक्सिस का कंसेप्ट आता है। हम लोग देखेंगे उसको भी धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलना है हम लोगों को, क्योंकि दूर तक चलना है। ठीक है, तो निर्देश जोड़ अंक हो गया आपका निर्देशांक। कोऑर्डिनेट का मतलब यही चीज होता है। अब देखो, हम तुमको गूगल पे एक बार लोकेशन शेयर करके दिखाते हैं कि होता क्या हो। तो देखो, चलो कौन तो वहाँ यहाँ है कुछ और, मशीन्स की कमी नहीं है इस रूम में। हाँ, एक से आने जबरदस्त है, लेकिन मुझे स्टार्ट में टाइम लग रहा है। लैटिट्यूड। आप लोग पृथ्वी के बारे में पढ़े होंगे? यस सर, है ना? तो चलो, पृथ्वी के बारे में जब बात हो रहा है तो हाथ कंगन को हाथ से क्या, पढ़े लिखे को हाथ से क्या, ऐसे करके कहावत है, तो उसको बोला करता है। ऐसे गुस्सा में ज्यादा बोलता है, सारा का सारा मैप बर्बाद हो गया मेरा। ये काम है।
तो एक बार आगे बढ़ने से पहले जो ना वर्ल्ड मैप ही लेते आए हैं बाबू। बस ये बताने के लिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई नई बात नहीं है, आप लोग पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। मुझे टिकेगा कितना पता नहीं, जितना टिके टिका देते हैं। चलो देखो, इस मैप को अगर आप नजदीक से देखोगे तो दूर से देखने वाले को कुछ पता नहीं चलेगा, कैमरा वाले को भी पता नहीं चलेगा। देखो इनमें दो तरह का लाइन दिखता है, एक लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसा। ये मैप इतना बड़ा है तो एक बात तो बता दें कि 180 लाइन इस तरह से भी 180 लाइन है, ऐसे ऐसे करके यहाँ से लेके यहाँ तक 180 लाइन है, और ऐसे ऐसे भी 180 लाइन है। अगर टोटल बोलोगे तो 360 लाइन है, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि 360 लाइन अगर सारा का सारा इसमें खींचेगा ना तो फिर मैप ही पूरा एकदम सिर्फ लाइन ही लाइन दिखेगा और कुछ दिखेगा नहीं। तो मैप बनाया गया है, ये पॉलिटिकल मैप है, वर्ल्ड का राजनीतिक माप है। मैप को हिंदी में क्या कहता है, मानचित्र है, ठीक है। तो वर्ल्ड का ये पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मानचित्र है। तो इसमें हमें केवल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो दिखाना नहीं था, इसमें हमें क्या दिखाना था, सारा का सारा कंट्रीज सब कुछ दिखाना था। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उतना उतना लाइन नहीं खींचा गया, जो भी इस मैप को प्रिंट किया है उसमें उतना लाइन नहीं खींचा, लेकिन लाइन 360 होता है ऐसे करके, और ऐसे करके 180, 90 इधर 90 इधर 180 होता है। तो 180 चारों तरफ से होता है। खैर वो डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं ज़्यादा। उम्मीद है थोड़ा बहुत बात समझ में आ रहा होगा। एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। यहाँ भी देखो हम जो बताए हैं उसको घर का एड्रेस, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, है ना। दुनिया में कोई भी सतह हो, चाहे शहर का जमीन हो, चाहे मानचित्र का सतह हो, चाहे तुम्हारा शर्ट हो, चाहे तुम्हारे घर में बिछाया हुआ वो बोरा हो, तुमको हमेशा एक लाइन सीधा जाता हुआ दिखेगा, एक लाइन ऊपर लंबवत गुजरता हुआ दिखेगा। दिखता है स्वेटर बुना हुआ, कभी गौर से देखना, एक लाइन सीधा एक लाइन सोया हुआ, और दोनों लाइन एक दूसरे पर लंबवत, तब जाकर एक सतह का निर्माण हो पाता है। तो एक सतह के बनने में हमेशा दो चीजों का जरूरत हमेशा पड़ता है। एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। आसान भाषा में भी हम लंबाई चौड़ाई ही कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी में जो इस तरह का लाइन होता है उसको कहा जाता है लैटिट्यूड। इस तरह का लाइन को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड। अब जैसे कि बोलेगा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो ये है ना। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसको कहा जाता है, जो ब्रिटेन में ग्रीनविच शहर होकर गुजरता है उसी को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। पहले ही पढ़ा चुके हैं ज्योग्राफी में। तो ठीक है, लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है। अगर किसी देश के बारे में बताना होता है ना तो गूगल मैप पे तुमको किसी भी एड्रेस के बारे में यही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के टर्म्स में बताता है। जिस तरह से तुमने अपने दोस्त को ये लंबाई मतलब पूरब की तरफ 4 किलोमीटर का और दक्षिण की तरफ अपने कितना कहा उसे 3 किलोमीटर। गूगल मैप भी आपको वही कुछ बताता है। एक बार गूगल मैप पे अपना लोकेशन शेयर करके दिखाते हैं। तो व्हाट्सएप में होता है लोकेशन शेयर करने का, होता है नहीं बिल्कुल होता अभी आप लोग यही क्या है लोकेशन। सेंड योर करेंट लोकेशन, लोडिंग दे रहा है। जो चीज पढ़ रहे हो उसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी रिलेट कर लेना अच्छा होता है।
जा लगता है मेरा नेट खत्म हो गया। विजय वाटर इसमें नहीं चला गया। हाँ यार इसको आ गया। आप ही लोगों को भेजे हैं, निकल गया आप लोग। हाँ आया था। आ गया। चलिए उसमें देखिए दो चीज आया होगा। हाँ क्या है पहला, क्या है? दो संख्या आया है आप लोगों के पास, बताइएगा दो संख्या क्या क्या है। एगो एन है चाहिए, दूसरा 300 एन होगा, एक ई होगा। जगह कहाँ बोर्ड पे कहाँ लिखे, चलो यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं। एन में होगा आपका 26 डिग्री और 7, इसको बोला जाता है मिनट, हमेशा याद रखना इसको मिनट बोला जाता है। 11 क्लास में अगर नसीब अच्छा रहा तो पढ़ोगे इसको, ऐसे सिलेबस से हटा दिया है तो पढ़ने का सुबह का पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसको बोला जाता है मिनट, ठीक है। यस सर। 7 मिनट नहीं, और इसको बोला जाता है सेकंड, दो ठो डंडा रहेगा इसको बोला जाता है सेकंड, एक ठो रहेगा इसको बोला जाता है मिनट। हाँ कहता है 1 डिग्री एंगल के अंदर 60 मिनट होता है, मतलब 1 डिग्री को 60 टुकड़ा में तोड़ा जाता है, प्रत्येक को मिनट बोला जाता है, ठीक है ना। यस सर। अरे भैया जैसे 1 रुपया में 100 पैसा होता है, हाँ वैसे ही 1 डिग्री में 60 को मिनट होता है। वो टाइम का मिनट से कंफ्यूज मत कर जाना, नाम सेम है, काम जरा सा भी सेम नहीं है। तो नॉर्थ में तुम लोग को ये लिखा हुआ भेजा है गूगल, और साउथ में ईस्ट में क्या लिख के भेजा है गूगल? ईस्ट में सर क्या लिखा है ईस्ट में? 87 डिग्री 26 मिनट 9 सेकेंड, है ना। ये दो संख्या अभी हम लोगों के रूम का लोकेशन है। कोई भी आदमी अगर हम लोग का रूम का मतलब वीडियो भी देख करके कोई अगर तो ये लोकेशन ट्रेस करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा रूम कहाँ है, कहाँ पढ़ा रहे हैं, पूरा इजीली किसी को भी लोकेशन मिल जाएगा। चलो क्या कर सकते हैं, पढ़ाना शुरू किए हैं तो इस दुख तो झेलना ही पड़ेगा। अब देखा जाए थोड़ा सा 26 डिग्री नॉर्थ में आ रहा है, 26 डिग्री 7 मिनट 55 सेकेंड। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, यस सर। ठीक है। यस सर। और हम एक बात और बोले थे कि 180 रेखा है, यस सर। हम नीचे से लेकर ऊपर तक 180 रेखा है, 90 नीचे 90 ऊपर। यस सर। तो बीच वाला 0 है, 0 से 90 ऊपर भी जाता है, 0 से 90 गिनती करते हुए नीचे भी जाता है। तो 0 से गिनती करते हुए जो ऊपर जाएगा ना, ये है 0, इससे गिनती करते हुए 26वां लाइन जो गुजरेगा, नॉर्थ बोले हैं तो इधर ना होगा। यस सर। अगर हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में रहते, ठीक है, साउथ अमेरिका में रहते या ऑस्ट्रेलिया में रहते तो वहाँ नॉर्थ करके नहीं आता, वहाँ साउथ करके आता, ठीक है ना। चूंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं तो बता रहे हैं कि 26वां लाइन जो गुजरता है उसमें 7 मिनट, मतलब थोड़ा सा उससे सरक के 26वां लाइन पे नहीं, 26वां लाइन के करीब थोड़ा सा ऊपर 7 मिनट, मतलब 26वां लाइन को 60 बराबर हिस्सा में तोड़ दीजिए, उसमें छोटा उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। 26 पॉइंट समथिंग ऊपर जाकर के बीच वाले से इतना ऊपर जाना है, इतना ऊपर में तो धरती पे बहुत सारा देश होगा, उसमें हम ही लोग का ये रूम दिखाना जरूरी है गूगल वाले को। तो फिर वो क्या दिखाएगा, तब वो बोलेगा कि ठीक है यहाँ से उधर चलेगा ना। अब बताते हैं आपको, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरा है कहीं से, कहीं ना कहीं से गुजरा है 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। यस सर। हाँ यस। कहाँ से गुजरा है? लंदन का ग्रीनविच शहर से, सॉरी मतलब इंग्लैंड के लंदन शहर से, ग्रीनविच उसका ऑफिस, वहां से होकर गुजरा है, ऐसा मानता है पूरा दुनिया। गुजरा कुछ नहीं है, हम लोग इमेजिन करके रखते हैं कि ये लाइन ऐसे गुजर रहा है, ये लाइन ऐसे गुजर रहा है, ठीक है ना, अपने सहूलियत के लिए। जैसे कि कोई आदमी अपने मकान के ऊपर लिखा देता है, ठीक है, कुछ लिखाता है ना, लिखवा देता है भगवान निवास। तो नेचर थोड़ी ना लिख के दिया था, उसका अपना मानना है भगवान निवास।
पोस्टमैन भी उसको चिट्ठी पहुंचाते पहुंचाते पोस्टमैन को भी याद आ जाता है, मोहल्ला वाला भी बोलने लगता है भगवान निवास से उधर, भगवान निवास से इधर। तो वो तो माना हुआ बात होता है। इसी तरह से ग्रीनविच पे मान लिया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरा है, तो फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 का गिनती शुरू होगा ना। तो ये जो लोकेशन है ये कह रहा है कि 87 डिग्री यानी कि 87वां लाइन में, 87 पॉइंट समथिंग लाइन में वहां पर पहुंच जाएगा। यहाँ पे पहुंचेगा, एग्जैक्ट पहुंच गया तो आदमी यहाँ, यही हम लोग कर रहे हैं। नहीं अरे बस जिस तरह से तुमने उसको कहा कि 4 किलोमीटर बस पूरब आ जाओ और 3 किलोमीटर दक्षिण आ जाओ, गूगल ने कुछ भी अलग नहीं कहा। गूगल ने भी कहा कि 26 डिग्री उत्तर चले जाओ, ठीक है, और 87 डिग्री पूरब आ जाओ, ठीक है ना। तो गूगल ये कह रहा है आपको, तो आप 26 डिग्री और 87 डिग्री आने के लिए इक्वेटर तो जाइएगा नहीं धरती का, आप जहां हैं वहां आप देखिएगा कि हम कहाँ हैं। तो आप जब अपना लोकेशन ट्रेस कीजिएगा घर से तो आप लोग को दिखेगा कि हम 26 डिग्री 6 मिनट पे हैं, या 26 डिग्री 7 मिनट 54 सेकंड पर है, और सर 55 सेकंड पर है। तो 1 सेकंड का फासला करना होगा, 1 सेकंड का फासला तय करना होगा, और इधर भी ईस्ट में भी तुमको कुछ दिखेगा अंतर, बस वही उतना तो अंतर पूरा करोगे यहाँ पहुंच जाओगे। गूगल इसी तरह से चलता है। इन शॉर्ट बात यह है कि गूगल का भी निर्देश या गूगल का भी काम अंकों पर ही आधारित है, जो भी निर्देश है उसका अंकों पर है, इसलिए मैंने कहा कि वो भी निर्देशांक ज्यामिति पर ही काम करता है। पहले ही कह दिया कि निर्देश के रूप में जब अंक मिल जाए आपको ना तो उसी को निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। और इसमें लगभग बातें आप अंकों के रूप में होंगी, और अंक जहां आएगा एक्स वाई वेरिएबल आना तय है, और वही एक्स वाई वेरिएबल आएगा तो फिर अलजेब्रा का रूल पर ज्योमेट्री का रूल लेआउट होना शुरू हो जाएगा। अब तक में ज्योमेट्री का रूल सिर्फ ज्योमेट्री का रूल हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ कि अलजेब्रा का रूल ज्योमेट्री में लागू होना शुरू हो जाएगा, ज्योमेट्री अगर का अलजेब्रा में घुसना शुरू हो जाएगा। यही पूरा खिचड़ी को कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और बेसिक मूल बात इसका यही है तुम्हारे 9th और 10th क्लास के लिए कि एक सतह में हमेशा दो कंपोनेंट की जरूरत होती है, दो घटकों की आवश्यकता होती है एक सतह में किसी बिंदु को दर्शाने के लिए। वो कुछ भी कहा जा सकता है, वो कहा जा सकता है कि 5 मीटर दाहिने चले जाइए, उसके बाद बायां मुड़ करके 10 मीटर चले जाइए, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाइएगा, है ना। या फिर उसमें ढेर सारी बातें हो सकती है, वो क्या बातें होंगी वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन मूल रूप से बात यही है कि एक सतह को के ऊपर किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए दो घटकों की जरूरत होती है। बेसिकली वो लंबाई और चौड़ाई हम लोग कहते हैं, लेकिन एक पूरा शहर में अगर कोई पता बताना हो तो यहाँ लंबाई चौड़ाई कैसे कहेंगे। हालांकि नक्शा बना करके तो ठीक है लंबाई चौड़ाई दिख रहा है, लेकिन तब वहां पे सारा मिला जुला के एक ही बात कह जाता है कि निर्देशांक, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखिए।
देखिए गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्रमागत संख्याओं का क्रमागत संख्याओं, जहां पर लिखे हो क्रमागत संख्याओं, ब्रैकेट में लिखो निर्देशांकों, क्रमागत संख्याओं निर्देशांकों, निर्देशांकों का, जिसके अंतर्गत क्रमागत संख्याओं ब्रैकेट निर्देशांकों का प्रयोग कर ज्यामितीय अध्ययन किया जाता है, ज्यामितीय अध्ययन किया जाता है ना, पोस्ट तो ब्रैकेट तो वही बंद हो जाएगा निर्देशांकों के जस्ट बाद में। ज्यामितीय अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है कौमा निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। ठीक है, क्रमागत संख्याओं का प्रयोग कर, यही क्रमागत संख्या सब सारा आधार है हर चीज का। और निर्देशांक होता क्या है, तो क्रमागत संख्या होता है। देखिए आप अपने दोस्त को बुला रहे थे, आप उसको ये कह सकते थे कि, आप उसको ऐसा तो नहीं कह सकते थे कि देखो 3 किलोमीटर दक्षिण चलना है, तुमको 4 किलोमीटर पूरब चलना है, ऐसा उसको कह सकते थे क्या? आपको एक ऑर्डर नहीं बताना था ना, आपको एक ऑर्डर नहीं बताना था। आपने क्या उसको बताया? आपने बताया 4 किलोमीटर पहले किधर चलो, पूरब की तरफ चलो, और 3 किलोमीटर दक्षिण चलो। आपने एक ऑर्डर में बताया, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ ऑर्डर में बताएंगे तभी वो कैच कर पाएगा बात, है ना। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ ऑर्डर डिफाइन किया गया है, ऑर्डर हम लोग तय किए हैं।
तुम्हारे पास ग्राफ पेज होता है, तो मेरे पास अभी है नहीं, तो इसी पे समझो ठीक है। ये ग्राफ पेज में हम लोग दो एक्सिस खींचे हैं। सपोज कि ये ग्राफ पेज का सबसे आखिरी कोना है, लास्ट कोना, ठीक है। और तुमने उसमें बचपन से ऐसा किया हुआ है, 1 इसको तो 0 मान लेते हो, ठीक है ना, 1 2 3 4, और इसको जनरली हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, जनरली बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये बीमारी लग जाता है आदमी को तो 9 10 के बाद 11 12 में बहुत पागल होता है, इसलिए कह रहे हैं जनरली हम लोग इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस ही मानना है आपको, जो सोया हुआ लाइन है वो एक्स एक्सिस है, और जो जागा हुआ लाइन है वो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस हमेशा वाई एक्सिस पर लंबवत होता है। ये सब कुछ फैक्ट्स है जो हम लिखाएंगे भी आपको बाद में, लेकिन अभी पहले देख देख करके ठीक से अपने अंदर इसको इनबिल्ट करो। क्या क्या बोला मैंने, जो सोया हुआ रेखा होता है आपके ग्राफ पेज का वो होता है एक्स एक्सिस, जो जागा हुआ रेखा है वो है वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये आप ग्राफ पेज पे कहीं पर भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। करते करते सब धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा। फिर उसके बाद उसी में खांचा बना हुआ रहता है, 10 टिका के बाद एक थोड़ा मोटा लाइन गुजरता है, आप जनरली उसको फिर तो 1 कह देते हैं, फिर तो उसको 2 कह देते हैं। ये हमारी जरूरत के अनुसार होता है ना। कभी कभी 10 20 भी लिखते हैं, कभी कभी 20 40 भी लिखते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हमारी जरूरत उस समय क्या है। तो अभी तो हमारी जरूरत इस तरह की है, इस तरह से। सपोज कोई पॉइंट है इस जगह पर, यहां पर है पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पर पहुंचने का दो तरीका है, ठीक है। इस पॉइंट पर पहुंचने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है, और हमेशा याद रखना कि आदमी हमेशा किसी शहर का 0 माइल में पहुंचता है। मान के चलो बस स्टैंड हर जगह होता है किसी शहर में, लेकिन एक शहर का स्टार्टिंग पॉइंट उसका 0 माइल बोला जाता है। हर शहर का अपना 0 माइल होता है, 0 माइल। हाँ, अगर पटना से दिल्ली का दूरी नापा जाता है, अगर गूगल से तुम पूछते हो कि पटना से दिल्ली कितना किलोमीटर है, ठीक है ना, तो देखो एक एग्जांपल तुमको दे देते हैं, थोड़ा तो बात खुला है तो थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। पटना यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, ठीक है। यस सर। पटना से दिल्ली आदमी यहाँ से यहाँ भी गिनती कर सकता है, और यहाँ से यहाँ भी गिनती कर सकता है, नहीं? यस सर। तो फिर तय कैसे करेंगे, क्या होगा? दिल्ली अपने आप में देखा जाए तो हो सकता है 100 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ाई हो इसका किसी तरफ से। पटना भी अपने आप में 70-80 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। कोई दिक्कत है? अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो 200 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। सबसे लंबा लोगे तो 100 इधर भी जुड़ेगा, 100 इधर भी जुड़ेगा। शॉर्टेस्ट लेगा तो फिर कोई पीछे का तो 2 पॉइंट लेगा तो कैसे होगा? तो हर आदमी के लिए पटना से दिल्ली का दूरी अलग अलग आने लगेगा, नहीं आने लगेगा। इसलिए हर शहर का एक 0 माइल फिक्स है। इस शहर का 0 माइल यहाँ है तो इस शहर का 0 माइल यहाँ है। तो गूगल से पूछने पे वो तुमको हमेशा 0 माइल टू 0 माइल डिस्टेंस बताता है। कहीं पर अगर तुम सड़क पर चलते हो NH पर, तो साइड में एक माइलस्टोन होता है इस तरह का लगा हुआ, यस सर। उस पर किलोमीटर लिखा रहता है, यस। जगह का नाम लिख करके। मान लो यहाँ लिखा हुआ है पटना 50 किलोमीटर, इसका मतलब जिस पॉइंट पे तुम खड़े हो, जिस पॉइंट पे ये पिलर लगा हुआ है, उस पिलर से पटना 0 माइल का डिस्टेंस 50 किलोमीटर, ये मतलब होता है। खैर ये अपने काम का अभी यहाँ टॉपिक नहीं था, लेकिन चलो बता दिए। सपोज आप 0 माइल में हैं, ठीक है। आपको पहुंचना है अपने दोस्त के घर जो कि यहाँ है। जाने का 2 तरीका हो सकता है, या तो आप इधर पहले 4 चल लीजिए और फिर आप इस तरफ कितना चलना पड़ेगा, 5 चलना पड़ेगा, 5 चल लीजिए। तो फिर वो आदमी कहेगा कि हम 4 और 5 चले, ठीक है। 4 और 5 चले। देखो ना वहां डेफिनेशन में लिखा है ना कि क्रमागत संख्याओं के द्वारा,
निर्देशांक जहाँ ब्रैकेट में लिखे हो, क्रमागत संख्याओं लिखे हैं ना, यस सर। तो क्रमागत संख्या ये होगा 4 और 5 क्रम में है, वो ये कह सकता है क्योंकि वो पहले 4 चला फिर 5 चला, उसके लिए ये सही है। ठीक है, या फिर कोई दूसरा आदमी है जो कि इस तरह से चलेगा कि 0 से पहले 5 पर जाएगा, फिर 5 से फिर मान लो कि ये पॉइंट P है, फिर 5 से जो है कि वो आराम से फिर यहाँ पॉइंट P पर पहुंच जाता है। ठीक है, उसके लिए क्रमागत संख्या क्या क्या सही माना जाएगा, वो क्या बोलेगा, हम 5,4 चले, है ना, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो लोकेशन अगर बोलेगा कि पॉइंट P का लोकेशन बताओ, तो एक आदमी के लिए लोकेशन है 4,5 और एक आदमी के लिए लोकेशन है 5,4। ठीक है ना, तो मैथमेटिक्स ने इसको और ज्यादा सिंपल किया है, मैथमेटिक्स ने इसे और अधिक सिंपल कर दिया है। मैथमेटिक्स ने कहा इतना झोल झाल करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको 4,5 सोचना ही नहीं है, आपको हमेशा मान के चलना है कि एक्स एक्सिस का जो भी डिस्टेंस आपने तय किया है, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जितना डिस्टेंस आपने तय किया है वो पहले लिखो, और वाई एक्सिस पर जितना डिस्टेंस आपने तय किया है, मतलब वाई एक्सिस के सामने, वाई एक्सिस के दिशा में, वाई एक्सिस का दिशा इधर है ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस का दिशा इधर है दाहिना तरफ, तो वाई एक्सिस की दिशा में अपना जितना भी दूरी तय किया है वो बाद में लिखा जाएगा, और एक्स एक्सिस की दिशा में अपने जो भी दूरी तय किया है उसको पहले लिखा जाएगा, और एक छोटी ब्रैकेट में इसको बंद किया जाएगा कॉमा डाल के बीच में, एक छोटी ब्रैकेट में कॉमा डाल के इसको बंद किया जाएगा। ठीक है, और तब जो कुछ भी लिखा जाएगा इसी को कहा जाएगा पॉइंट P का, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक। एक्चुअल में देखो इसको देखो क्या होता है, कोऑर्डिनेट हुआ बिंदु P का कोऑर्डिनेट, इसमें 5 बराबर हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, 5 बराबर क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और 4 बराबर हो जाता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट का अंग्रेजी में एक और नाम है एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट का एक और नाम है ऑर्डिनेट। उतना डिटेल तुमको याद रहेगा या नहीं रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इतना तो पता रहना चाहिए कि जब एक खास ऑर्डर में हम लोग x के तरफ चला हुआ डिस्टेंस लिखते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर y की तरफ चला हुआ डिस्टेंस लिखते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट को बंद करते हैं, इस तरह से जो पूरा एक सेट तैयार होता है, इसी सेट को कहा जाता है निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। तो दिक्कत है, ये खास पैटर्न को कोऑर्डिनेट कहा गया। कोई भी आदमी अगर बोलेगा कि सर 4-5 लिख देंगे तो चलेगा क्या, नहीं, गणित में गणितज्ञों ने ये तय करके रखा है कि x अक्ष पे चला हुआ को पहले लिखना है, आप अदला बदली अपने मन से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रमेश सुरेश 2 आदमी था, वो लोग पहले जिस तरह से यूज किया वो अपने अपने हिसाब से सही बोल सकता है, अरे मेरे लिए तो 4-5 सही है, सुरेश बोलेगा 5-4 सही है। ठीक है ना, तो ये फिजिक्स नहीं है कि गति हमेशा प्रेक्षक के सापेक्ष होगा, ये मैथ है। यहाँ तय कर दिया गया है कि नहीं भैया, x कोऑर्डिनेट की तरफ जो कुछ हुआ वो पहले होगा और y कोऑर्डिनेट की तरफ जो कुछ भी हुआ वो बाद में होगा। ये और बात है कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट प्रेक्षक पर डिपेंड करता है, लेकिन चलो उस पर डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, जाना भी नहीं चाहिए हमें। अभी जो बात है समझ में आ गया होगा सर, कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो 2 संख्या कॉमा देके अलग करके छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उसी को कोऑर्डिनेट कहा जाता है।
उनका क्रम फिक्स होता है, आप उसमें उसका क्रम अपने मन से कुछ इधर उधर नहीं कर सकते हैं, उसका क्रम हमेशा फिक्स होता है। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। उम्मीद है बात बहुत कुछ समझ में आया होगा, यस सर। और बहुत कुछ अभी समझ में आना बाकी है, ठीक है। हमेशा कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है वो अक्सर तुम देखोगे छोटी x छोटी y के रूप में लिखा जाता है, और x एक्सिस जो लिखा जाता है हमेशा बड़ा x देकर के एक्सिस लिखा जाता है, y हमेशा बड़ा y देकर के एक्सिस लिखा जाता है, ठीक है। ये सब बात है, इंपॉर्टेंट बात है, आपके जानकारी में होना चाहिए। x छोटा और y छोटा डिनोट करता है, x छोटा डिनोट करता है x कोऑर्डिनेट को, छोटा y डिनोट करता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा अलजेब्रा यहीं से शुरू होने वाला है, यही x y से, ठीक है। अभी 9 10 तो बड़ा चिल मारोगे, बहुत सिंपल सिंपल सब चीज आएगा। जो असली खेल चालू होगा वो 11 से चालू होगा, लेकिन उसके लिए तैयारी अभी से करना पड़ेगा, बहुत ही डिटेल में जा करके, ठीक है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आज दिमाग में इन्वेट हुआ है। यस सर। अभी और इसमें कुछ लेक्चर चलेगा, तब हम लिखाने का काम शुरू करेंगे। एक लेक्चर और देंगे इसमें थोड़ा डिटेलिंग में जाकर, तब फिर इसमें लिखा पढ़ी का काम चालू होगा। तो जब होगा तब होगा, हम लोग बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, टाइम बहुत है अपने पास, कितना भी आराम से पढ़ेंगे ना तो अगस्त तक में सिलेबस खत्म रहेगा, इतना गारंटी लिख लो, ठीक है। क्योंकि जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है ना तो हार्ड से हार्ड फार्मूला भी 5 मिनट में डिराइव होता है, और आधे घंटे में एक्सरसाइज खत्म आप करते हैं, हम नहीं करते हैं, है ना। यस सर। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो सारा का सारा क्वेश्चन हम बना देंगे ना, फिर भी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला है, वैसा पढ़ाई करके क्या करोगे, ऐसे अच्छा घर में रहा करो, है ना। तो पढ़ाई तो ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी छोड़ो, केसी सिन्हा खुद से सारा का सारा बन जाए, टीचर का हेल्प भी नहीं लेना पड़े। और पिछले 4 चैप्टर में ये ऐसा हो चुका है, पिछले 4 चैप्टर में एनसीईआरटी में मेरा हेल्प शायद ही कहीं पढ़ा होगा, बहुत कम पढ़ा है अगर तुलना करेंगे एनसीईआरटी से, तो सॉरी केसी सिन्हा में मेरा हेल्प बहुत कम लगा आप लोगों को, ठीक है ना। जितना लोगों को एनसीईआरटी में प्रॉब्लम होता है उसके तुलना करें तो कुछ लग भी नहीं किया है। तो आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर में भी हमारी जरूरत कहीं नहीं पड़े, जो थोड़ा बहुत अब तक में 4 चैप्टर में पढ़ा है मेरा जरूरत, कंसेप्ट इतना एकदम रोबस्ट हो, इतना सॉलिड कंसेप्ट आपके पास हो कि केसी सिन्हा या फिर एमटीसी बनाने में अमित सर का कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, तब ना अमित सर कंसेप्ट ठीक से डाला। अगर क्वेश्चन बनाने में अमित सर को ही क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है, इसका मतलब अमित सर को कंसेप्ट समझाने में फेलियर रहा है, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, तो ऑफ कर दो।